सेकेंड ईयर के डी स्टूडेंट हैं, सबको वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 3 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस के हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पोलियोमेलाइटिस लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, पूछता है, समझ गए, बार बार। दूसरा जो क्वेश्चन लेकर आए हैं हाइड्रोसेफलस लेकर आए हैं, हाइड्रोसेफलस के ऊपर लेकर आए हैं, जल शीर्ष, समझ गए ना, ये है। तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, समझ गए ना। और इसमें से जो हाइड्रोसेफलस है और जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ये दोनों कॉन्जेनिटल डिजीज है, जन्मजात रोग है, ठीक है। तो दोनों को देखेंगे और ये यहाँ पे पोलियोमेलाइटिस भी देखेंगे, समझ गए। तीनों क्वेश्चन देख लेंगे और इस तीनों से हमें लगता है कि एक न एक आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 10 नंबर या 15 नंबर में आने वाला है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए पोलियोमेलाइटिस होता क्या है। पोलियोमेलाइटिस होता क्या है देख लीजिए। पोलियो वायरस जनित संक्रामक रोग है। यह रोगी के पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सबसे पहले जानिए पोलियोमेलाइटिस यानी इसी को हम लोग पोलियो कहते हैं, समझ गए ना। नहीं कहता लोग कि ये उसको पोलियो मार दिया है। तो ये जो है हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका सबसे शानदार है जानना। किसी को अगर पोलियो होता है तो उसको पोलियोमेलाइटिस अगर होता है यानी पोलियो होता है, तो सबसे पहले जानिए पोलियो एक जो है वायरस जनित संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। जो क्या करता है कि जिसको भी अगर पोलियो होता है, पोलियो मारता है, तो उसको जो है पाचन, डाइजेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। तो 2 चीज़ों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को और तंत्रिका तंत्र को। तो ये चीज़ समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए कि ये जो है फैलता कैसे है, इसका रोग कारक क्या होता है। पोलियो का रोग कारक पोलियो वायरस होता है। पहले से ही जान गए कि पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस आरएनए प्रकार का वायरस होता है। अब से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पोलियो जो है किस प्रकार का वायरस होता है, तो आरएनए प्रकार का वायरस होता है। यह मस्तिष्क के जो ग्रे मैटर होता है, जो धूसर होता है पदार्थ, उसको प्रभावित करता है, चूँकि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो का प्रसार जो है, मतलब जो फैलने का जो संचार है, वह ओरल और फीकल मार्ग से, ओरल फीकल रूट से फैलता है, मतलब मुख से और मल मार्ग से ये फैलता है, समझ गए। अतः पोलियो का प्रसार संक्रमित भोजन, संक्रमित हाथ, संक्रमित पानी इत्यादि से होता है। इसके साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा भी पोलियो होता है, समझ गए ना। तो पोलियो रोग कारक और प्रसार हम लोग जान लिए कि पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है, जो एक आरएनए प्रकार के वायरस होता है। और पोलियो जो है मेन रूप से ओरल फीकल यानी मुख और मल मार्ग से फैलता है, जो दूषित भोजन, दूषित पानी, दूषित हाथ, समझ गए ना। साथ में ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा यह पोलियो फैलता है। तो यह रोग कारक और प्रसार आप लोग जान लिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके उद्भवन अवधि क्या होता है। इसका उद्भवन अवधि क्या होता है, मतलब इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब ये जो रोग किसी में अगर पोलियो वायरस अटैक करता है तो उसमें कितने दिन के बाद जो है लक्षण दिखाई दे देता है, ठीक है। तो इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, यह जो है 7 से 14 दिन माना गया है कि 7 से लेकर 14 दिन में ये अपने कंप्लीट जो है लक्षण दिखाई दे देता है। परंतु यह सदैव निश्चित नहीं होता है। यह मुख्यतः बाल अवस्था में 6 माह से 3 वर्ष की आयु में होता है। देखिए इसका माना गया है कि 7 से 14 दिन इसका उद्भवन अवधि होता है, बट यह जो है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि यह बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष की आयु में ज़्यादातर पोलियो जो है होता है बच्चे में, समझ गए। चलिए तो ये तो उद्भवन अवधि हो गया। अब इसका लक्षण देख लीजिए। अब देखिए ये जो पोलियो होता है ना, ये पोलियो 2 अवस्था में लक्षण दिखाता है। नहीं कहता है कि ये उसको पोलियो मार दिया है। अब जब पोलियो मार देता है तो देखते होइएगा कि उस अंग को जो है शून्य कर देता है, उस अंग में जो है व्यक्ति का मूवमेंट खत्म हो जाता है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से जो इसका लक्षण होता है 2 प्रावस्था, मतलब 2 अवस्थाओं में होता है। पहला है लकवा से पूर्व की अवस्था, प्री पैरालिटिक स्टेज। पहला जो होता है जिसमें लकवा अभी मारा हुआ नहीं रहता है, इसमें हल्का फल्का जो है लक्षण दिखता है पोलियो का, समझ गए कि व्यक्ति को पोलियो हो गया है। लेकिन ये जो है प्री पैरालिटिक लक्षण होता है, यानी पैरालिसिस, लकवा जो जिसको हम लोग बोलते हैं, लकवा जो है अभी नहीं मारा है, तो उस दौरान जो लक्षण दिखाई देता है तो गले में खराश,
जी मचलना, उल्टी होना, चूँकि यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो जी मचलना, उल्टी होना, दस्त लगना, बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, समझ गए ना, गर्दन में करापन और हाइपर सेंसेटिव मतलब अति संवेदनशीलता, समझ गए। साथ में आपका यहाँ पे क्या है, अति संवेदनशीलता है। CASF बढ़ जाना, चूँकि आप लोगों को पता है कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसका प्रेशर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तेज धड़कन, टेकिकार्डिया, समझ गए ना। तो ये सब जो है प्री पैरालिटिक फेज में है, मतलब लकवा मारने से पूर्व के लक्षण होता है, जिसमें पेशेंट को अभी लकवा नहीं मारा है, लेकिन जब उसमें ये लक्षण दिखाई देता है, जैसे गले में खराश, जी मचलना, उल्टी होना, समझ गए ना, उसके बाद है दस्त लगना, बुखार होना, अत्यधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन होना, CASF दबाव बढ़ना, गर्दन अकड़ना, संवेदनशीलता अधिक होना, ठीक है ना, तेज धड़कन, ये सब जो है प्री पैरालिटिक मतलब लकवा से पूर्व का अवस्था होता है, समझ गए। अब दूसरा जो अवस्था होता है वो होता है लकवा अवस्था, लकवा की अवस्था, पैरालिसिस फेज होता है। इसमें जो होता है, अब अगर आप इसको इलाज नहीं होता है, अगर इसको इग्नोर किया जा रहा है इसके लक्षण को प्री पैरालिटिक में, तो उसके बाद जो है पूर्ण रूप से उस व्यक्ति में जो है पैरालिटिक मार देता है, पैरालिसिस मार देता है। अब जब पैरालिसिस मार देगा तो भाई किसी भी अंग में मार सकता है, तो चलने में कठिनाई होगा, पैर में मारेगा तो निगलने में कठिनाई होगा, अगर फेस में मारेगा, समझ गए ना, हाथ पैरों में गति कम हो जाता है, यानी पैरालिसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति में एक जो दूसरा स्टेज है, ये दूसरा स्टेज व्यक्ति को जो है अपंगता बना देता है, समझ गए ना। तो ये दूसरा लकवा की अवस्था हो जाता है। तो पोलियो बहुत खतरनाक होता है, समझ गए ना। चलिए अब इसका निदान क्या होता है, पोलियोमाइलाइटिस का क्या निदान होता है देख लीजिए। शारीरिक परीक्षण होता है, लक्षणों की जांच होता है कि इसमें कौन कौन से लक्षण उपस्थित है उसका जांच होता है, रक्त जांच किया जाता है, मल जांच किया जाता है, क्योंकि यह ओरल और फीकल मार्ग से फैलता है तो मल का भी जांच होता है। CASF जांच होता है, क्योंकि इसके लक्षण में प्री पैरालिटिक में देखे हैं कि CASF बढ़ जाता है, समझ गए ना, तो CASF का भी जाँच होता है। तो ये डायग्नोसिस हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके जटिलता को देखते हैं। अगर जटिलता क्या होता है पोलियो वाला पेशेंट में और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जटिलता, पैरालिसिस, लकवा, निमोनिया हो सकता है, यानी फेफड़े को संक्रमित कर देगा, समझ गए ना। उसके बाद है विकलांगता हो सकता है, चूँकि लकवा मारेगा तो विकलांगता हो जाएंगे, शरीर से नहीं गति कर पाएंगे, पैर नहीं चल पाएगा, हाथ नहीं चल पाएगा, तो अपंगता हो जाएगा। श्वसन असफल होगा, क्योंकि यह आपको जो है फेफड़ा में निमोनिया कर देगा, तो श्वसन असफल हो ही जाएगा और लास्ट में मृत्यु भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशन आपके बनता है पोलियो वाले पेशेंट का, समझ गए, जो कि जटिलता है, ओके। चलिए इसका रोकथाम उपचार क्या हो सकता है देख लीजिए। रोकथाम के लिए प्रत्येक शिशु को टीकाकरण के दौरान निर्धारित समय पर ओरल पोलियो वैक्सीन OPV का 2 बूंद अवश्य पिलाई जानी चाहिए। अब जब भी बच्चा जन्म ले तो उसका जैसे जैसे टीकाकरण हो तो उस टीकाकरण के समय जो है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV का 2 बूंद अवश्य पिलाई जाना चाहिए, जिससे वो बच्चा को आगे चल के पोलियो अटैक ना करेगा, समझ गए। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि पोलियो के टीके के प्रभावशाली को बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करेंगे। अब जो OPV जो पोलियो का टीका है उसको प्रभावशाली बना रहे, इसके लिए जो है उसको कोल्ड चेन का मेंटेन करते रहेंगे। तो ये 2 प्रकार से इसको रोकथाम करेंगे, जिसमें हम इसको वैक्सीन देते हैं, समझ गए ना, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, समझ गए। तो ये हो गया बच्चे में देते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से टीका शुरू हो जाता है तो दिया जाता है। इसका उपचार क्या हो सकता है, तो पहला उपचार है रोगी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिम आदि। अगर कोई व्यक्ति को अगर इसके कारण अगर यूरिनरी में अगर किसी प्रकार के इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिम दिया जाता है। पहला उपचार हो गया, समझ गए। दूसरा उपचार होता है रोगी में अन्य संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। मतलब अन्य संक्रमण मतलब जैसे फेफड़ा का संक्रमण, या अभी हम लोग देखे हैं कि पाचन तंत्र में संक्रमण होगा तो इस समय एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। रोगी को लाक्षणिक प्रबंध किया जाता है, जैसे दर्द होने पर एनाल्जेसिक, बुखार होने पर एंटीबायोटिक और सीडेटिव दवाइयाँ देते हैं, समझ गए। तो ये लक्षण के अनुसार दवाइयाँ देंगे जैसा लक्षण होगा, समझ गए।
नेक्स्ट है, यदि एक्सट्रेमिटीज में लकवा हो तो, एक्सट्रेमिट मतलब नीचे के अगर अंगों में लकवा हो तो कृत्रिम उपकरणों की सहायता से जीवन व्यतीत करने के लिए रोगी को प्रशिक्षित किया जाता है। अगर व्यक्ति को नीचे के अंगों में अगर लकवा मारा है, पैरालिसिस हुआ है पोलियो के कारण, तो फिर जो है उसे जितने भी बैसाखी वगैरह या जो भी उपकरण है उसके द्वारा जो है जीवन यापन करने के लिए रोगी को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये हो गया उपचार, समझ गए ना। रोकथाम में बच्चों को जो है वैक्सीन देते हैं पोलियो का, तो वो रोकथाम होता है। उपचार में जितने भी लक्षण उसमें होते हैं उस लक्षण का उपचार किया जाता है, दवाई दिया जाता है और साथ में उपकरण दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध है, तो मैं इसका नर्सिंग प्रबंध जो है नहीं बताऊंगा, ठीक है, चूँकि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध मैं इसका पहले भी बता चुका हूँ। और जब इतना आप देख चुके कारण लक्षण और होता क्या है, तो एज ए नर्स आप उसमें नहीं लिख सकते हैं उसके कारण लक्षण और होता क्या है, उसको ध्यान में रख के बिल्कुल लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए नर्सिंग प्रबंध आप लोग खुद लिखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बहुत शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोसिफिलस के बारे में, समझ गए ना, जल शीर्ष के बारे में, ठीक है ना, जल शीर्ष। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोसिफिलस, इसका शाब्दिक अर्थ मस्तिष्क में पानी भर जाना है। देखिए हाइड्रोसिफिलस जो होता है ना, जलाशीर्ष, यह एक प्रकार से इसका अर्थ होता है कि सिर में जो है मस्तिष्क में पानी भर जाना, ठीक है ना। हाइड्रोसिफिलस का यही मतलब होता है। कौन सा पानी, ऐसा थोड़ी ना है कि बरसात का पानी या चापाकल का पानी जो है ब्रेन में भर जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ब्रेन में जो पानी क्रिएट होता है, उत्पादन होता है, वही ना वहाँ पे ब्लॉक होने के कारण वहाँ पे जो है इकट्ठा होते रहता है। चलिए ब्रेन में हमारा कौन सा है द्रव है, तो ये CSF द्रव ब्रेन में होता है, जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसके उत्पादन व अवशोषण में असंतुलन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में असमान रूप से CSF के इकट्ठा होने का जलाशीर्ष कहते हैं। इसमें नवजात का सिर असमान रूप से बड़ा दिखाई देता है और यह कौन है, जन्मजात रोग है, समझ गए। देखिए इसमें होता यह है कि जैसे कोई बच्चा हुआ, जन्म लिया, तो उसमें जो है उस बच्चा को धीरे धीरे बच्चा को जैसे जैसे समय बीतता है उसका सर जो है बड़ा होते रहता है, उसका सर का जो परिधि होता है वह बड़ा होते जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चूँकि हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में एक द्रव भरा है जिसका हम लोग कहते हैं CSF। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी है और ये हमारे ब्रेन में भी है, CSF सेरेब्रोम स्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड जो होता है ब्रेन में किसी भी कारण से हो सकता है कि ये CSF के जो ब्लॉकेज होने के कारण ये जो है इसमें अवशोषण नहीं कर पाता है, ब्रेन में CSF का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण उत्पादन तो होता रहता है लेकिन अवशोषण नहीं होने के कारण धीरे धीरे जो है ब्रेन में ही ये द्रव इकट्ठा होते रहता है, जिसके कारण जो है प्रेशर लगता है, ब्रेन में दर्द होता है और उसका जो है परिधि आकार भी बढ़ते रहता है, समझ गए ना। तो यही जो है CSF होता है, समझ गए। चलिए जिसमें नवजात का जो सिर होता है असमान रूप से बड़ा दिखाई देता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसके लक्षण देख लीजिए क्या होता है। तो वक्ष के अनुपात में सिर का बड़ा होना, यहाँ जो है सिर का जो होता है वो परिधि बड़ा होने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है जो सेचुअर होता है, समझ गए ना, सीवन रेखाएं वह दूर दूर होता है, समझ गए ना। जो मस्तिष्क में जो आपका ब्रेन मस्तिष्क में जो सिचुअर्स होता है, जो सीवन रेखा होता है वह दूर दूर होने लगता है, चूँकि उसका आकार बढ़ रहा है तो सिचुअर्स भी अलग अलग दूर दूर होता है, समझ गए। कपाल पर सिराएं उभरी हुई दिखना, कपाल पर जो वेन होता है वो क्या होता है, उभरी हुई दिखाई देता है, क्योंकि उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें टाइटनेस हो जाता है, जिसके कारण सिरा भी दिखाई देता है उभरा हुआ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, उभरा हुआ अग्र फ्रंटल जो है, उभरा हुआ आगे के जो मस्तिष्क का भाग होता है वो उभरा हुआ दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। सिर का आघात परीक्षण करने पर फूटे मटके जैसा ध्वनि उत्पन्न होता है। आघात परीक्षण का मतलब है कि सिर पर किसी चीज़ से जो है ठकठकाने से वो जो है फूटे मटके की तरह जो है आवाज़ आएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा हुआ है उसमें, समझ गए ना।
चलिए नेक्स्ट देखिए लक्षण। आँखों में परितारिका आइरिस नीचे की तरफ तथा दृढ़ पटल ऊपर दिखाई देता है। आंखें नीचे झुकी हुई लगती है तथा बालक ऊपर की ओर देख नहीं पाता है। जिसको अगर हाइड्रोसेफलस होता है तो उसका जो फ्रंटल वाला जो एरिया होता है मस्तिष्क का वो बढ़ जाता है, परिधि ही बढ़ जाता है ब्रेन का। तो ऐसे में जो आइरिस होता है, जो परितारिका होता है आँख का, वह नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे जो है बच्चा ऊपर की तरफ नहीं देख पाता है। समझ गए? और नहीं देख पाता है और बच्चा का जो है दृढ़ पटल जो होता है वह दिखाई देता है आगे की तरफ से। समझ गए ना? मतलब सीधा समझिए कि बच्चा जो है परिधि आगे वाला बढ़ने के कारण जो आइरिस होता है वह नीचे हो जाता है, जिसके कारण जो बालक होता है ऊपर नहीं देख पाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से वोमिटिंग, ऐंठन, कन्वल्सन एवं भौंगापन स्क्यूट होता है। समझ गए ना? जैसे ही ब्रेन में पानी इकट्ठा होगा, द्रव इकट्ठा होगा, तो वो द्रव क्या करेगा, धीरे धीरे डेली, चूँकि वह अवशोषण नहीं हो रहा है, ऑब्जर्प्शन नहीं हो रहा है और उत्पादन डेली हो रहा है, हमेशा उत्पादन हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका कैपेसिटी बढ़ते जाएगा ना, तो धीरे धीरे वो जो है जल उसमें प्रेशर देते रहता है, अपना जगह लेने के लिए प्रेशर जोर मारते रहता है। तो उससे जो है क्या होता है, दर्द होता है, उल्टी होता है और ऐंठन होता है, भेंगापन होता है। समझ गए? तीखी आवाज़ में रोना, बच्चा को जो होगा तीखी आवाज़ में रोएगा। बालक का दूध पान ठीक से ना कर पाना, चूँकि उसको पेन होगा, प्रेशर मारेगा ब्रेन में, तो वो जो है दूध पान क्या ठीक से करेगा, नहीं कर पाएगा। मानसिक विकार एवं अस्पाटिक पक्षाघात, उसको जो है इस कंडीशन में मानसिक विकार हो जाएगा या अस्पाटिक पक्षाघात पैरालिसिस हो सकता है। समझ गए? कम नाड़ी व श्वसन दर, इस कंडीशन में जो बच्चा होगा उसको जो है नाड़ी दर कम जाएगा और श्वसन भी कम जाएगा। समझ गए? तो ये जो है हाइड्रोसिफलस का लक्षण होता है। और चीज़ें लिख सकते हैं, सर दर्द करना, तमाम तरीके की चीज़ें होता है। समझ गए ना? जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है सीएसएफ के अवरुद्ध होने के कारण। समझ गए ना? चलिए इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है, तो सिर का परिमाप, सरकमफ्रेंस जो है सिर का परिमाप लिया जाता है, पता किया जाता है कि कितना ज़्यादा सिर का बढ़ा है। एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है और समझ गए ना, वेंट्रिकुलोग्राफी होता है, वेंट्रिकुलोग्राफी होता है। तो ये सब जो है निदान इसमें होता है, सीटी स्कैन, वेंट्रिकुलोग्राफी, एक्सरे, सिर का परिमाप। समझ गए? तो ये इसका डायग्नोसिस हो गया। ओके चलिए इसका उपचार क्या होता है देख लीजिए। इसके उपचार में इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए दवाइयाँ जैसे मैनिटोल और फ्लुसेमाइड आदि दिया जाता है। देखिए चूँकि पानी इकट्ठा हो रहा है द्रव ब्रेन में, तो ये जो है प्रेशर मारता है ब्रेन के ऊपर में, ब्रेन को जो है टाइटनेस ला रहा है ब्रेन में। समझ गए ना? तो ये दर्द करता है। तो इस कंडीशन में ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो सीएसएफ के द्वारा लग रहा है ब्रेन मस्तिष्क पर, उसके दबाव को कम करने के लिए जो है फ्लुसेमाइड और मैनिटोल दिया जाता है। समझ गए? जिससे दबाव कम हो द्रव का। ओके नेक्स्ट है सर्जरी जैसे वेंट्रिकुलोस्टोमी एवं कोरोइड प्लेक्सोटोमी। समझ गए ना? इसमें सर्जरी जो होता है वह वेंट्रिकुलोस्टोमी होता है या फिर कोरोइड प्लेक्सोटोमी होता है। समझ गए? याद रखिएगा, वेंट्रिकुलोस्टोमी मात्र याद रखिए, ये सर्जरी होता है। समझ गए? और ये सर्जरी करके शंट जो है लगाया जाता है। समझ गए? चलिए तीसरा है लंबर पंक्चर द्वारा सीएसएफ निकासी। समझ गए? सीएसएफ के ज़्यादा इकट्ठा होने के कंडीशन में जो है लंबर पंक्चर किया जाता है स्पाइनल में। समझ गए? और वहाँ से सीएसएफ को जो है निकाला जाता है, जिससे प्रेशर कमता है। समझ गए ना? आप लोग को लंबर पंक्चर में पढ़ाया हूँ। चौथा है संटिंग किया जाता है। समझ गए ना? ये संटिंग किया जाता है, जैसे एक चीरा लगाया जाता है वेंट्रिकुलर पर, ब्रेन में, मस्तिष्क पर, जिस भी साइड में पानी भरा हो वहाँ पे एक चीरा लगाकर उसमें जो है एक ट्यूब डाला जाता है और वो ट्यूब को जो है आपको जो है कहीं स्टोमिक वगैरह, पेट वगैरह में लाकर उसे जोड़ दिया जाता है, जो ब्रेन का पानी क्या होता है ट्यूब के द्वारा स्टोमिक में आ जाता है। समझ गए? तो ये संटिंग होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए तो इसका उपचार क्या क्या हो गया, समझ गए ना? कि दवाई में मैनिटोल, फ्लुसेमाइड, सर्जरी में वेंट्रिकुलोस्टोमी, ठीक है ना? और तीसरा है लंबर पंक्चर से सीएसएफ निकाल लिया जाएगा। चौथा है संटिंग किया जाएगा। ओके चलिए अब इसका जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी हाइड्रोसिफलस वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल बताइए, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। यानी अगर किसी हाइड्रोसेफलस वाले को अगर सर्जरी हुआ है तो उसमें सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद नर्सिंग देखभाल बताइए। ठीक है? तो चलिए हम ये आज बता देते हैं। ठीक है ना? देख लीजिए कि नर्सिंग सर्जरी से पहले क्या क्या देखभाल होगा।
देखिए ये पूरा देखभाल जो है देखिएगा ऊपर जो हम जितना हम देखें ना उसी पर आधारित होगा, समझ गए। देखिए बढ़े हुए आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर चिन्हों का आकलन करें। सबसे पहले चीज़ें है इसमें आईसीपी बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो द्रव उत्पादन हो रहा है ब्रेन में जो जमा है उसके द्वारा ब्रेन पर जो दबाव लगाया जाएगा वही इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, समझ गए ना। तो इसको जो है हमेशा आकलन करते रहेंगे, समझ गए। सिर का परिधि जो है लिया जाएगा, धीमी श्वसन गति होगा, साथ में व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो इस सब का जो है देख रेख करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीवन रेखाओं का आकार व खिदिया, सिर दर्द होगा। तो ये सब को जो है देखभाल भी किया जाता है, समझ गए, सर्जरी से पहले। नेक्स्ट है बालक के चिन्हों वाइटल साइन को चेक करके नोट करें। सर्जरी से पहले किसी भी बीमारी में अगर सर्जरी होना है सर्जरी से पहले वाइटल साइन चेक कर करके नोट करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट है बच्चों के त्वचा एवं त्वचा की सलवटों की विशेष देखभाल करें। त्वचा को स्वच्छ व सूख रखकर संक्रमण से बचाएं। जहाँ भी संक्रमण सर्जरी होना है या जिस भी पेशेंट को सर्जरी होना है तो उसके स्किन का जो है थोड़ा ज़्यादा देखभाल करेंगे, उसको जो है सूखा हुआ और संक्रमण मुक्त साफ़ सुथरा बनाकर रखेंगे, ठीक है। सर्जरी से पहले का ये सब काम होता है। बच्चों को उठाते समय गर्दन, कंधा व सिर को सहारा दें। बच्चे को अगर उठा रहे हैं तो उस समय उसके गर्दन को, उसके कंधे को और सिर को सहारा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बालक को पर्याप्त पोषण आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, उसे बिठाकर खिलाएं। अगर आप सर्जरी से पहले अगर पेशेंट को देख रेख कर रहे हैं तो अगर उसको पोषण बनाना है, पोषण बना के रखना है तो हल्का हल्का भोजन जो है बैठा कर खिलाएं ताकि जो प्रेशर है वो ब्रेन पर ना लगे, ठीक है ना। बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। सर्जरी से पहले स्वच्छता बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रत्येक 2 घंटे में बालक की स्थिति बदले। प्रत्येक 2 घंटे में क्या करें, बालक की स्थिति बदलते रहें, ठीक है ना, जिससे बिस्तरी घाव से बदला जाए। निरंतर स्थिति बदलने से बालक को बेड सोर व हाइपोस्टैटिक निमोनिया से बचा जा सकता है, समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है बालक की जांच, निदान एवं दैनिक देखभाल के लिए पालकों को सम्मिलित करें। बच्चे को जो है जांच वगैरह या दैनिक जो भी देखभाल है उसके लिए उसके घर के जो भी गार्जियन है उसको साथ में शामिल करें, ठीक है ना। नेक्स्ट है बालक के परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करें। अब जो भी बालक के साथ में उसके पेरेंट्स आए हैं उसको जो है साइकोलॉजिकल हेल्प करेंगे ताकि वो जो है घबराए नहीं अपने बच्चे को लेकर, समझ गए ना। नेक्स्ट बनता है पॉइंट कि सर्जरी से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लिखित सहमति पत्र लेना पेशेंट के पेरेंट्स से या उसके गार्जियन माता पिता से। तो रिटर्न जो है उससे ले लेंगे, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका प्री ऑपरेटिव में, मतलब सर्जरी से पहले। अब मैं नहीं बताऊंगा, इसी तरीक़ा से आपसे प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, पेरी ऑपरेटिव कुछ भी पूछेगा आप जो है बीमारी के अनुसार उसमें देखभाल लिखते चलेंगे, ठीक है ना, कि इस बीमारी में पेशेंट को क्या क्या होगा तो उसको सर्जरी से पहले कैसे कैसे देखभाल करेंगे, फिर सर्जरी हो जाएगा तो सर्जरी हो जाने के बाद उसको कैसे देखभाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर, आपके स्किल के ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जब तक कि बालक को होश ना आए प्रत्येक 30 मिनट के बाद जैविक चिन्हों को मापन करें। अब सर्जरी हो चुका है तो चूँकि सर्जरी होता है तो बेहोश किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है सर्जरी के बाद जब तक बालक का बेहोश ना आए, होश ना आए तब तक जो है लगातार जो है उसे वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। वाइटल साइन का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, पल्स, रिस्पायरेशन, समझ गए ना, टेम्परेचर, पल्स रेट, तो ये सब समझ गए। बालक का शारीरिक तापमान बनाए रखें। बालक का शारीरिक तापमान बनाए रखें। श्वसन मार्ग अवरुद्ध बनाए रखें व म्यूकस खाबों को हटाएं, समझ गए ना। बालक के श्वसन में अगर प्रॉब्लम हो तो उसे साफ करें, म्यूकस को हटाएं, समझ गए। बढ़े हुए अंतल कपालीय दाब व संट को उचित प्रणाली पर निगरानी रखें। अब जो आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर है जो बढ़ता था पहले और वो अब संट लग चुका है उसमें, तो संट जो वहाँ से जल को निकासी करेगा, जल वहाँ पे रोकने नहीं देगा, इकट्ठा नहीं होने देगा, तो उस संट को जो है देख रेख निगरानी करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा यदि एलसीपी में वृद्धि हो तो संट की निरंतरता को जांचें व इसके वाल्व के सही कार्य करने की जांच को दबाकर करते रहे, ठीक है ना। देखिए
आईसीपी जो होता है ये एलसीपी नहीं है, ये आईसीपी होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर में अगर वृद्धि हो तो जो शंट लगा है जिसके द्वारा जो जल इकट्ठा होता है उसको निकासी के लिए, तो उसको जो है लगातार जांचते रहे, और वहाँ पे जो वाल्व लगा है, जो सॉकेट लगा है, उसको भी जांच करते रहे, ताकि जो है आईसीपी ना हो, क्रेनियल प्रेशर ना पड़े। समझ गए। चलिए, सब सर्जरी के बाद जो जो चीज़ होता है उसके लिए। बालक को इस प्रकार लिटाए कि शंट वाल्व पर दबाव न पड़े। बालक को इस प्रकार लिटाए कि शंट वाल्व पर दबाव न पड़े। समझ गए ना। जैसे उसके किसी भी साइड में अगर सर्जरी हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में अगर उस साइड से लेटेगा तो उस पर तो दबाव पड़ेगा उस शंट पे, क्योंकि शंट जो है वह एक ट्यूब डाला जाता है चीरा लगा के, और उस ट्यूब को जो है शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाके वहाँ पानी जो है छोड़ा जाता है, जैसे स्टोमिक पेट में। समझ गए ना। तो ऐसे ही जो है उसे दबाव न पड़े, इसके लिए उस साइड में न लिटाएंगे जिस साइड में शंट लगा हो। समझ गए। नेक्स्ट है, बालक को शंट के विपरीत करवट लिटाएं। बिल्कुल सही है। उल्टी होने पर पेट के बल लिटाएं एवं वाल्व पर दबाव न पड़ने दें। अगर उल्टी हो तो उस कंडीशन में जो है क्या करेंगे कि पेट के बल लिटा देंगे, और जो वाल्व होगा जो शंट को अच्छे से रखता है, वो जो वाल्व है उस पर जो है दबाव नहीं पड़ने देंगे। समझ गए। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, शंट से सीएसएफ की निकासी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता अनुसार व निर्देशानुसार इसे पंप करें। यदि कोई जटिलता हो तो चिकित्सक को सूचित करें। समझ गए ना। अब जो शंट लगा है पानी निकासी के लिए, उसको जो है ये हमेशा जो है देखते रहे कि उस शंट उस ट्यूब के द्वारा जो है पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। अगर नहीं निकले तो उसे पंप करते रहें। अगर और कोई प्रॉब्लम दिखे तो डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ठीक है। संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के अनुसार निर्देशित एंटीबायोटिक दें। अगर कोई संक्रमण दिखे तो एंटीबायोटिक दें। समझ गए ना। नेक्स्ट है, त्वचा एवं मुख का देखरेख करते रहें। पर्याप्त पोषण एवं संतुलित आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे तथा धीरे धीरे दे, इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। ठीक है ना, ताकि आदत लगते जाए। नेक्स्ट है, बालक को शांत, स्वच्छ, आरामदायक वातावरण प्रदान करें। निर्देशित सभी दवाइयाँ देते रहें। ठीक है। बालक की देखभाल में माता पिता का सहायता लें, क्योंकि माता पिता जो है ज़्यादा उसको लाड़ प्यार दिए रहते हैं, तो माता पिता के ज़्यादा बात मानेगा, तो इसलिए उनका सहायता लेना चाहिए। ठीक है। तो ये 13 पॉइंट हो गया सर्जरी के बाद का देखभाल। समझ गए। मैंने बता दिया, अब आप लोग अपना देखिए। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिए, पाइलोरिक संकुचन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसका हर चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। समझ गए। चलिए, यह कॉन्जेंटल डिजीज होता है, जन्मजात रोग है। समझ गए ना। ऊपर वाला भी जन्मजात है और ये भी जन्मजात है। समझ गए। चलिए देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पाइलोरिक स्टेनोसिस इसका नाम क्यों है, पाइलोरिक संकुचन इसका नाम क्यों है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका एसोफेगस है। समझ गए ना। ये एसोफेगस है। समझ गए। अब ये एसोफेगस से होता यह है कि जैसे मानिए ये अमाशय है। समझ गए ना। ये अमाशय है। समझ गए। ये अमाशय है, यहाँ तक अमाशय है। समझ गए। अब ये अमाशय है, ये वाला भाग अमाशय है, ये आपका एसोफेगस है। तो ये जो अमाशय वाला भाग है ना, और इधर जो है छोटी आंत का ड्यूडम स्टार्ट हो गया है, ड्यूडम। समझ गए ना। तो ये ड्यूडम वाला और ये अमाशय वाला के बीच में यहाँ पे एक पाइलोरिक क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर। समझ गए ना। पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है जो वाल्व का काम करता है। जो क्या होता है कि जब भोजन पेट से छोटी आंत में जाना होता है अवशोषण के लिए, पचने के लिए कंप्लीट रूप से, तो ये वाल्व जो होता है ओपन हो जाता है। समझ गए। और भोजन आराम से इस ड्यूडेनम में यानी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब किसी को पाइलोरिक स्टेनोसिस रहता है तो उस कंडीशन में ये जो वाल्व होता है यह ओपन होता ही नहीं है, ये बंद के बंद पड़ा रहता है। समझ गए। अब ये जो बंद पड़ा रहता है तो जो भोजन ये पेट में आता है और ये पेट से इसको आगे जाना चाहिए ड्यूडेनम होते हुए छोटी आंत में, तो ये बंद होने के कारण स्फिंक्टर नहीं खुलता है, जिसके कारण ये भोजन सब जो है आपका यहीं पेट में ही जमा स्टोर होते रहता है। और फिर जो है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है इसमें, यानी जो है भोजन बैक मारता है, जिससे भोजन जो है आहार नाल में ऊपर की तरफ वोमिटिंग होने के प्रयास होता है। समझ गए। तो ये आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। समझ गए ना। चलिए देखिए, इस कॉन्जेंटल डिसऑर्डर के दौरान, मतलब यह जन्मजात विकार के दौरान
स्टोमेक आमाशय तथा स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच पाए जाने वाला पाइलोरिक छिद्र, वही पाइलोरिक इंस्पिक्टर, अत्यधिक नैरो हो जाता है, मतलब अत्यधिक जो है संकरा हो जाता है, मतलब अत्यधिक जो है वह क्या होता है, संकरा हो जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ आगे की ओर गति नहीं कर पाता है। समझ गए ना, मैंने पहले ही बताया कि ये एस्टोफेगस है और इधर जो है आपका ये आपका हो गया क्या चीज़, ए वाला भाग आपका हो गया, समझ गए, ए वाला भाग आपका हो गया क्या चीज़, ए वाला भाग हो गया पेट, और यहाँ पे लगा है पाइलोरिक वाल्व यानी पाइलोरिक इंस्पिक्टर। अब इसमें जो है क्या होता है कि अत्यधिक नैरो संकरा हो जाता है, जिससे ये जो है छेद ये बंद हो जाता है। समझ गए ना, छेद बंद हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण ये आमाशय पेट का भोजन, आमाशय का भोजन जो है ये छोटी आंत में नहीं जा पाता है, यानी ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है, क्योंकि छोटी आंत का जो भाग सबसे पहला आमाशय से लगता है वो ड्यूडेनम ही होता है, तो ये ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, और ये होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में नैरो हो जाने यानी अत्यधिक इसमें संकरा हो जाने के कारण। समझ गए ना, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस संकुचन के कारण आमाशय का भोजन ठीक तरीक़ा से ड्यूडेनम में नहीं जा पाता। मैंने पहले ही बताया कि यह संकुचित हो जाता है, मैंने ये बताया कि ये एसोफेगस है, ये आपका क्या है, पेट है। समझ गए ना, ए पेट है, समझ गए, ए पेट है। अब ये होता ये है कि यहाँ पे मान गया, देखिए आपका जो है क्या होता है, ए जैसे, समझ गए ना, ए जैसे। अब यहाँ पे इंस्पिक्टर लगा, ए इंस्पिक्टर जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा संकरा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, समझ गए ना, ये बहुत ज़्यादा चिपटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा संकरा हो जाता है, जिसके कारण ये आमाशय का जो यहाँ पे भोजन है ये ड्यूडेनम में यानी छोटी आंत के जो ड्यूडेनम वाला प्रथम भाग है इसमें इससे होकर नहीं जा पाता है, यानी इधर का भोजन, पेट का भोजन इसी पेटे में रहता है या तो बैक मारता है ऊपर। समझ गए ना, तो यही होता है। समझ गए, चलिए, तो वही कहता है कि इस संकुचन के कारण, स्टेनोसिस के कारण जो आमाशय का भोजन है ठीक तरीक़ा से ड्यूडेनम में नहीं जा पाता, चूँकि वह संकुचित हो गया है, मतलब उसमें जो है शिथिल आ गया है। इसके फलस्वरूप जो स्तनपान या भोजन के बाद शिशु को उल्टी हो जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उल्टी तीव्र से बहिर्क्षेप प्रोजेक्टाइल रूप से बाहर निकलता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है बढ़ते जाता है, और जो भी बच्चा भोजन करता है या स्तनपान करता है तो वह जो है सीधा क्या होता है कि बहिर्क्षेप बाहर की ओर जो है उल्टी जो है तीव्र वेग से फेंकता है। समझ गए ना, तो यही जो है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। समझ गए चीज़ को, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसके लक्षण देख लीजिए। तो लक्षण में अभी देखे हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस रोग में होता है, तो समझ लीजिए पाइलोरिक स्टेनोसिस में। समझ गए ना, पेट की ऊपरी भाग का फूलना, डिस्टेनेशन, समझ गए ना, पेट का ऊपरी भाग जो एस्टोफेगस से है यह क्या होगा, फूलेगा, क्योंकि इसमें जो है भोजन इधर नहीं आ पाएगा, इधर ही जमा होगा तो फूलेगा ही फूलेगा। समझ गए, चलिए निर्जलीकरण होगा, चूँकि अवशोषण के लिए जो है छोटी आंत में भोजन जाएगा ही नहीं जाएगा, तो अवशोषण का कार्य होगा ही नहीं होगा, तो निर्जलीकरण तो होगा ही शरीर में, ठीक है ना। कब्ज बनेगा, चूँकि भोजन जो है पेट में ही है, कब्ज बनेगा ही बनेगा। अमूत्रता होगा, जब जल का कमी होगा, निर्जलीकरण होगा तो अल्पमूत्रा, मतलब मूत्र कम होगा ही होगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शारीरिक भार में वृद्धि हो पाना या कम होना तथा कुपोषण। अब जो है शरीर में हो सकता है कि वृद्धि, भार बढ़ जाएगा या कम जाएगा, या फिर जो है कुपोषण हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, आमाशय शोथ, यानी जो आमाशय का जो म्यूकसा है उसमें जो है इन्फ्लामेशन होने से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। समझ गए ना, म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी जो आमाशय पेट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसे गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। समझ गए, चलिए तो ये सब आप लोग देख लिए, लक्षण में क्या क्या होता है देख लिए, बहुत आसान है। चलिए अब इसका उपचार हम लोग देखते हैं कि इसका उपचार क्या होता है। देखिए पहला है उल्टी व कम अंतर्ग्रहण के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन व इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को अंतःशिरीय द्रव्यों द्वारा ठीक करना। देखिए उल्टी होता है, उल्टी हो रहा है तो जिसके कारण शरीर में डिहाइड्रेशन है, या फिर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा है, उसके कारण जो है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और डिहाइड्रेशन का असंतुलन है। तो इसके दूर करने के लिए इंट्रावेन के माध्यम से आईवी मार्ग से जो है तरल देते हैं, आईवी फ्लूइड वगैरह देते हैं। समझ गए, चलिए
नेक्स्ट है दू है शैल क्रिया होता है। इसके उपचार में दूसरा जो होता है वह शैल क्रिया होता है, समझ गए। शैल क्रिया, इसमें वृत्ताकार पेशी का इस प्रकार छिद्रण करते हैं जिससे रास्ता चौड़ा हो जाता है। शैल क्रिया का परिणाम मिलने पर बालक को 48 घंटे के दौरान छुट्टी दी जा सकती है। इस सर्जरी को फ्रेडेट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं, समझ गए। देखिए इसमें जो दूसरा उपचार है वो शैल क्रिया है। शैल क्रिया है क्योंकि यह जन्मजात रोग है, तो इसमें जो इंस्पेक्टर है पाइलोरिक, जो इंस्पेक्टर जो यहाँ पे संकरा हो गया है, संकुचित हो जाता है, तो इसमें जो है होता है जैसे मानिए ये संकुचित हो होकर क्या होता है, मान गए इतना छिद्र बच गया, इतना छिद्र बच गया उस इंस्पेक्टर में, समझ गए ना। तो इसमें क्या होगा कि सर्जरी के द्वारा छिद्र किया जाएगा और ये छिद्र करके जो है इससे क्या किया जाएगा कि इसका जो छिद्र होगा उसको बड़ा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब बढ़ाने से होगा ये कि उसका रास्ता चौड़ा हो जाएगा, जिससे जो भोजन होगा वो क्या होगा कि आमाशय से आराम से ड्यूडेनम में जाने लगेगा। अब ये प्रक्रिया जब शैल क्रिया होगा तो इसके परिणाम मिलने पर 48 घंटे के दौरान जो है बच्चे को छुट्टी दिया जा सकता है। इस सर्जरी को जो है पाइलेरोमायोटोमी कहते हैं, फ्रेडेट रेमस्टेड पाइलेरोटोमी कहते हैं। नॉर्मल में इसे पाइलेरोटोमी कहते हैं। पाइलोरो में जो पाइलोरिक वाल्व है उस पाइलोरिक वाल्व में छिद्रन करने को पाइलेरोमायोटोमी कहते हैं, समझ गए। चलिए अब जिस प्रकार से ऊपर हाइड्रोसेल्फस में देखे हैं कि क्या क्या सर्जरी में करते हैं, देखभाल सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आप सभी से पूछेगा कि पाइलोरोमायोटोमी वाले पेशेंट का सर्जरी देखभाल बताइए। तो प्री भी लिखना पड़ेगा, पूर्व भी सर्जरी से और सर्जरी के बाद भी, समझ गए चीज़ को। चलिए ऊपर जस्ट बताए हैं जो हाइड्रोसेफलस, उसी प्रकार से यहाँ पे पाइलोरोटोमी के लिए लिखना है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।